पाकिस्तान की आवाम अब बहुत विजिलेंट है। हाँ सर, ये चौधरी सरवर साहब ने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, मैं एग्री नहीं करता ऐसी बात से, ना मैंने कहा था कि मैं शामिल हो रहा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ मैं नहीं जाना चाहता। और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये लेसन है कि भी जिन लोगों को लाते हैं फिर उनके साथ झगड़ा होता है, फिर प्रॉब्लम पड़ती हैं। जो 200 कनाल के घरों में रहते हैं इनको गरीब के दुख की इल्म नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लेट द पॉलिटिशियन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में एक बहुत आम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। फॉर्मर ब्रिटिश पॉलिटिशियन रह चुके हैं, पाकिस्तान में सूबा पंजाब के 31st और 33rd गवर्नर रहे हैं 2013 से 2015 और 2018 से 2022। मोहम्मद सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जब इन्होंने अपनी साबिका पार्टी छोड़ी तो इनका ये कहना था कि आज साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो चुका हूँ और चौधरी शुजात हुसैन और उनकी पार्टी ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया और साबिका पार्टी ने वो वादे नहीं निभाए और जिसने आप पाकिस्तान का वादा किया था वो भी नहीं हो सका। इस मौके पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कोट करना चाहती हूँ कि चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब के आखिर में जो 3 लाइन्स लिखी हैं उसमें यह कि 2008 में जब चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब ने रिचर्ड आर्मिटेज से पूछा कि 2008 के इलेक्शंस में हमारे खिलाफ अमेरिकियों ने साजिश क्यों की और हमें इलेक्शंस क्यों नहीं जीतने दिया गया, हमारी पार्टी तो मुशर्रफ ने बनाई थी, तो उन्हें कहा था कि आपके 2 बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स ने आपको जीतने नहीं दिया। और जब चौधरी शुजात साहब ने पूछा कि वो कौन थे तो रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ और तारिक अजीज़। और ये बहुत अचंभे की बात थी चौधरी शुजात साहब के लिए। चौधरी सरवर साहब बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो सर, आप एक किंग्स पार्टी में शामिल हो गए, उसके मुस्तकबिल पे भी आएंगे कि अब तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 2 किंग्स पार्टी शायद हम पैरेलल सिस्टम में काम करें, लेकिन उससे पहले आपका जो एक्सपीरियंस आपके साबका पार्टी से रहा उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सरवर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसला साजी में कहाँ मसला रहा है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये मसला था कि पार्टी में मुशावरत तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये नहीं था कि उनको बुलाते थे, सबसे ज़्यादा मीटिंग्स होती थी, लेकिन वहाँ पर मुशावरत के लिए बुलाने से पहले ही बताया जाता था कि ये फ़ैसला हमने करना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पार्टी को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा और इससे पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा। और जो ख्वाहिशात जो ख्वाब हम देखकर सोचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे वो ख्वाब हमारे ख्वाब ही रह गए। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आपके मशवरा क्यों नहीं लेते थे? आप कहते थे कि आपकी तकरीर स्केड्यूल्ड होती थी लेकिन आपकी तकरीर रुकवा देते थे, आप गवर्नर थे लेकिन आपकी कुछ पावर नहीं थी पंजाब के अंदर, ऐसा क्यों था? देखें, जहाँ तक ये तो मामूली चीज़ें हैं कि तकरीर होती है नहीं होती है। असल इशू जो था वो ये था कि आज जो उस्मान बुज़दार ने कल पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया है और अगर 4 साल पहले खान साहब ये फ़ैसला कर लेते तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात का शिकार न होती जिन चैलेंजेस और मुश्किलात से आज खान साहब जो हैं फेस कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, मैं कह रही हूँ कि उस वक्त फिर कौन से बैड एडवाइज़र्स थे जिन्होंने इनको हटने नहीं दिया? वो तो उसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, वो उस वक्त से बैड एडवाइज़र्स कौन थे पंजाब में उनके? देखिए जी, मेरा ख्याल में तो जहाँ तक पंजाब की तमाम कैबिनेट थी, पंजाब के जो MPAs थे, पंजाब के जो वर्कर्स थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी फेडरल कैबिनेट थी वो सब उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है उससे नाखुश थे, लेकिन खान साहब ख़ुद ही बज़िद थे। सरवर साहब, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी और उनकी दोस्त के हवाले से जो खबरें सामने आई उनमें बहुत हद तक इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, उस वक्त आप लोग भी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जानते थे और ये ऐसा ही है जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है? देखें, ये सारी जो भी चीज़ें हैं मंजर आम पे आ रही हैं। बदकिस्मती से फ़रा साहबा जो थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी पंजाब में और फैसला साजी में उनका बड़ा हाथ होता था। और बुशरा बीबी का भी होता था?
वो मैं चूँकि मैं तो पंजाब में था, मैं पंजाब के हालात पे ज़्यादा रोशनी पात डाल सकता हूँ। लेकिन आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये आवाज़ इन्वॉल्व एको हो रही, आवाज़ एको हो रही है। मैं कह रही हूँ कि आप यकीन से नहीं कह सकते कि बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी पंजाब के मैटर्स के अंदर। नहीं, मैं इस पे देखिए, मैं इस पे खातून अव्वल पे मैंने कभी कमेंट नहीं किया, ना ही मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, चौधरी सरवर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से फौजी तनसीबात पे को निशाना बनाया गया, आप जब पीटीआई में थे और आप कोर कमेटी का हिस्सा भी रहे, आपको लगता था कि पार्टी में लोग या नज़रिया या जो जज्बात हैं इस लेवल पे जा रहे हैं? कुड यू रीड इट दैट टाइम व्हेन यू वर गवर्नर, व्हेन यू वर सर्विंग एज गवर्नर? देखिए, आज मैं जिना हाउस गया था और वहाँ पर जो तबाही के मंज़र मैंने देखे हैं, मुझे बहुत शदीद दुख भी है, गुस्सा भी है और परेशानी भी हुई है कि वहाँ पर तमाम चीज़ों को जलाया गया, कायद आज़म की तस्वीरों को जलाया गया। बल्कि वहाँ पर हमें ब्रीफिंग दी गई कि जो वहाँ पर पिक्चर्स थी जिन पे आयतें लिखी हुई थी फ्रेम में, उनको भी जला दिया गया। कायद आज़म के कमरे में जो चीज़ें थी, स्नूकर टेबल था और वो जो था अपना दूसरी चीज़ें जो हैं, पियानो था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जला दी गई। यहाँ तक कि मस्जिद, एक ओल्ड मास्क थी वहाँ पर, उसको भी जलाया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये क्या कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तानी, इवन कोई दूसरे मज़हब का आदमी भी ऐसा घिनौना जुर्म जो है वो नहीं कर सकता जो इन शरपसंदों ने और दहशतगर्दों ने किया है। तो यहाँ तक ये ताल्लुक है कि कोर कमेटी की मीटिंग उम्मीद होती थी, यकीनी तौर पर कभी किसी कोर कमेटी में दहशतगर्दी के हवाले से या कानून तोड़ने के हवाले से कभी ऐसी कोई बात जो है नहीं हुई थी। सरवर साहब, आप चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के फॉर्मर कॉलीग भी रहे हैं और अब आप एक ऐसी जमात में शामिल हैं जो रिकन्सिलिएशन की बड़ी अलम बरदार रही है, चौधरी शुजात साहब, आप क्या इस बात की तायद करते हैं कि अगर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्रायल भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए, आप समझते हैं कि ये मुनासिब बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? देखें, मैं तो समझता हूँ कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उनका रवैया जो था वो भी अपोजिशन के साथ ठीक नहीं था। ना तो वो उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे और फिर जिस तरीके से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ केस बनाया गया, दूसरे लीडरान जो हैं, खाकान अब्बासी साहब को आप ले लें, मिफ्ता इस्माइल साहब को ले लें, आसिर इकबाल को ले लें, तो ये लोगों ने बड़ा लंबा टाइम जो है वो नैब में गुजारा है। तो हालांकि अब तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी सहूलत जो है वो पैदा कर दी है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने, हालांकि मैं हमेशा ये कहता था कि बग़ैर कन्विक्शन के किसी को इतना लंबा अरसा जो है कैद में रखना जो है वो ह्यूमन राइट्स के असूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन मेरी सोच थी कि अप टू 60 डेज़ होने चाहिए, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम जो है उसके लिए सबूत इकट्ठे करने। और आज तक बदकिस्मती से मुझे बता दें कि सबको मालूम है कि कौन करप्ट है, कितने पैसे कमाता है, किस बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा गया है, लूटा जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा जुडिशल सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है कि इन लोगों को कटहरे में लाया जा सके, उनको सज़ाएं दी जा सकें। तो ये सारा हमारा बदकिस्मती से सिस्टम जो है वो सारा रॉटन हो चुका है। लेकिन सरवर साहब, आप नहीं समझते कि आपको तो 2 हफ्ते हैं? जी मुकम्मल कीजिएगा। हाँ जी, अब तो सिर्फ 2 हफ्ते हैं। मैं समझता हूँ कि सबको शामिल तफ्तीश होना चाहिए और जो भी उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब जो है वो अदालत में देना चाहिए और अदालतें जो भी फैसला करें उनको हम कबूल करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन पॉलिटिकल चेंजेस की आप बात करें, आपको बहैसियत एक सियासतदान भी उसके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप हल्के की सियासत में फॉर सम रीज़न एक्टिव नहीं रहे। तो आपको नहीं लगता कि अब आप एक ऐसी जमात में हैं जहाँ पे आप चौधरी शुजात के बाद शायद वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जिन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है? तो आप आर यू कंफर्टेबल विद दीज फैक्ट्स? आपकी क्या तैयारी है एक सियासतदान की हैसियत से? क्योंकि सर हल्के की सियासत तो आपने नहीं की। बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में
टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, पाकिस्तान में एनर्जी एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, तो पाकिस्तान में लीगल ब्रेन जो हैं उनकी कमी नहीं है। लेकिन कोई इस तरफ सोचता नहीं है। जब अपोजिशन में होते हैं तो लोग सिर्फ देखते हैं कि इक़्तिदार कैसे हासिल करना है। तो मैं, अगरचे हमारी जमात जो है छोटी है, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि चूँकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अदल व इंसाफ का ना होना है। तो इसलिए मैंने फ़ौरन एक लीगल रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही जो है डॉक्टर शकील ठाकर साहब, जो कि जमात इस्लामी की मरकज़ी मशवरा शूरा के मेंबर रहे हैं, जमात इस्लामी की सूबाई शूरा के मेंबर रहे हैं और सियालकोट के अमीर भी रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो PhD इन क्रिमिनोलॉजी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में 3 लोग हैं जो PhD इन क्रिमिनोलॉजी। तो मैंने कम से कम 6 PhD इन क्रिमिनोलॉजी, इन लॉ, इन शरिया, वो लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, रिटायर्ड जजेस इस कमेटी के मेंबर हैं, जो इंशाल्लाह एक फुल प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करेगी कि हम पुलिस रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं, हम प्रोसिक्यूशन को किस तरीके से बेहतर ला सकते हैं, और हम अदालतों में जो जजों की तैनातियाँ हैं उनको मेरिट पे किस तरीके से हम ला सकते हैं। तो इसी तरीके से एनर्जी पे भी, हेल्थ पे, एजुकेशन पे इंशाल्लाह अपनी कौम को, पाकिस्तान के लोगों को एक पूरा प्रोग्राम देंगे। मैंने अपनी भरपूर सियासत बरतानिया की पॉलिटिक्स में की है, और मुझे मालूम है कि जुडिशल रिफॉर्म्स क्या होती हैं, हेल्थ को कैसे बेहतर करना है, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सरवर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपका अब वो तजर्बा जो है मैं अपना काम लाऊंगा, कि आपका मैनिफेस्टो बड़ा तगड़ा है। लेकिन मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो वो तो जमात इस्लामी का भी बड़ा अच्छा है, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिलता उतना जितनी उनकी ख्वाहिश है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। चौधरी सरवर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही का केस महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है, वो मज़ीद भी फंस सकते हैं, उनका मतलब ये था। तो क्या आप लोग कोशिश करेंगे, आप एक लीगल टीम भी बना रहे हैं, तो क्या उस लीगल टीम का समाव परवेज़ इलाही को फ़ायदा हो सकता है? आप लोग चाहेंगे कि आपकी पार्टी में वापस आएँ? देखिए, हम किसी को फ़ायदा और नुकसान देने का कभी नहीं सोचेंगे। हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ जो है, मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमज़ोर है, कानून की नज़र में सब जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर जिसने जुर्म नहीं किया है तो अदालतों में उसको अपनी सफाई जो है वो देनी चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा सियासतदानों को और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहता था, और आज मैं PDM की हुकूमत को कहता हूँ कि कौन करप्ट है, कौन नहीं है, कौन चोर है, कौन डाकू है, इसका फ़ैसला हमें अदालतों पे छोड़ना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमें एक निज़ाम ऐसा लेके आना चाहिए जिसमें गुनाहगार जो है उसको सज़ा दी जा सके। पाकिस्तान में जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं है। पहले आज तक कौन से किसी ताकतवर को सबूत हो ना हो, किसको सज़ा मिली है? चौधरी सरवर साहब, चूंकि आप अभी चौधरी सरवर साहब जी चूंकि आप अभी PMLQ में हैं और परवेज़ इलाही अब उसका हिस्सा नहीं है, तो परवेज़ इलाही का एक पुराना इंटरव्यू मैं कोट करना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बंदे ये लोग तोड़ते हैं और दूसरी पार्टियां बना देते हैं, अब हम क्या करें, हमें पता भी है कि ऐसा हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू PTI चेयरमैन कि एक नई किंग्स पार्टी बनने जा रही है। तो आपको नहीं, आप लोग तो खुद एक किंग्स पार्टी रहे हैं, एटलीस्ट चौधरी शुजात और उनके कॉलीग्स, तो क्या आप भी ये कहलवाना पसंद करेंगे, या आपके लिए एक चैलेंज आ रहा है कि आप किंग्स पार्टी की हैसियत रखते हैं, अब नई किंग्स पार्टी अगर बनती है तो फिर आप लोगों का क्या होगा, आप लोग किस तरह से कामयाब होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जो है सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल कोई बात जो है वो सीक्रेट नहीं है। आप किसी को अगर एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि फ़लाँ की पार्टी में जाना है, तो वो एक को नहीं 10 लोगों को बताते हैं कि हमें उनकी तरफ से आया है। तो मेरा अपना जो ख्याल है, अब तक जो मेरी जजमेंट है, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जिनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी पार्टी छोड़ने वाले को या सियासत से दस्तबरदार होने वाले को कोई रास्ता दिखाया हो, कोई इंडिकेशन दी हो कि आप फलां पार्टी में चले जाएं।
बाकी जमहूरी हक है, जहांगीर तरीन साहब अगर पार्टी बनाना चाहते हैं तो उनका हक है। और लेकिन हम अपनी पार्टी जो है मुस्लिम लीग इसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और दूसरा जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो फोकस है वो तालिब इल्मों पे है, नौजवानों पे है, हमारी बहनें बेटियां हैं उन पे है, मज़दूरों पे है, किसानों पे है, अपने वकला बरादरी से है। तो मैं तो रैंक एंड फाइल मेंबर जो मुतवसत घराने के लोग हैं उनको मेरा मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई 75 सालों से आपके वसाइल पे, आपकी दौलत पे, आपकी सियासत पे इन ख़ानदानों का कब्ज़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इन ख़ानदानों से कब्ज़ा निकाल के मुतवसत दर्जों के लोगों को लेके जाना है, इसलिए कि पाकिस्तान की आप सियासत देख लें, सिर्फ 3% लोग जो हैं वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। 97% के पास वसाइल ही नहीं हैं कि MNA MP इलेक्शन तो दूर की बात है, वो चेयरमैन और काउंसिल का इलेक्शन जो है अपने वसाइल से नहीं लड़ सकते। लेकिन तो आपने बड़ी अच्छी परसेंटेज बताई चौधरी साहब, लेकिन जो पाकिस्तान की एस्पिरेशनल 38% मिडिल क्लास है, उसके लिए कौन सा लीडर है इस वक्त मौजूद? आपकी पार्टी की 10 सीटों पे वो उम्मीद लगा के बैठ जाए जो पिछली 10 सीटों पे पूरी पंजाब की गवर्नमेंट चल रही थी? पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट, आप ये कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स तो नजर कितनी सीटों पे है? देखिए मेरी अर्ज सुने, आपने 10 सीटों तो कह दी, मैं तो नहीं कहता कि 10 सीटें आएंगी, 5 आएंगी, 20 आएंगी, लेकिन कम से कम हमारा ज़मीर क्लियर होगा, हमारी सोच क्लियर होगी, हमारा मैसेज क्लियर होगा कि हमने अपना कोशिश की है। बाकी अल्लाह कामयाबी देना तो अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस फरसूदा निज़ाम में आपने 3.5 साल 4 साल आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी देख ली, पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है आपने PDM की हुकूमत भी देख ली है, लेकिन आवाम को रिलीफ किसी हुकूमत ने नहीं दिया है। महंगाई आसमानों पे बातें कर रही है। चौधरी सरवर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि विकीलीक्स में भी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के हवाले से जो चंद मस्बत चीज़ें लीक हुई थी, उसमें एक ये भी था, एक केबल में ये भी था कि परवेज़ इलाही साहब ने जो पंजाब के अंदर काम किया वो सबसे अच्छा था, और ये विकीलीक्स में भी था, और चौधरी शुजात साहब ने भी बार बार कोट किया हुआ है अखबारात में, इंटरव्यूज़ में, अपनी किताब में भी। तो वो जिस अच्छे काम की आप मिसाल दे रहे हैं सर, वो तो अब आपके साथ है नहीं परवेज़ इलाही साहब, तो अब आपका जो आप टीम अप करेंगे वो आपको कैसे करेंगे? मैं आवाम से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो किसी हुकूमत ने हल किए हैं? मुझे ये बताएं कि पंजाब में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पीने के साफ पानी की, क्या किसी हुकूमत ने पानी का साफ पानी जो है वो अवामुन्नास को पहुँचाया है? क्या किसी ने पुलिस रिफॉर्म्स की हैं? क्या पुलिस इंसाफ उस वक्त देती थी, अब नहीं देती? तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल करने में सक्सेसिव गवर्नमेंट जो हैं बुरी तरह नाकाम हुई है। चौधरी सरवर साहब, माजी में भी चौधरी शुजात एक पुल का किरदार अदा करते रहे हैं, अभी भी उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। आप पीपल्स पार्टी पे क्यों और किस तरह से रिलाई कर सकते हैं? जब माजी में भी APDM बनी थी तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं थी, PDM बनी, फिर बाद में पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं रही, लेकिन पीपल्स पार्टी पावर प्ले करती है, अच्छी पॉलिटिक्स करती है, अपने आप को एक खाके में रखे बगैर। आप इस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं, तो आप रिलाई कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इस दफ़ा जो फैसला होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो आपकी पार्टी से नहीं आएगा, वज़ीर-ए-आज़म तो उनकी पार्टी, तो आपने क्या बात की आपस में? देखिए मेरी अर्ज सुने, ना हम उन पे रिलाई करते हैं ना वो हम पे रिलाई करते हैं। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी एक अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी ने चूँकि बहुत ज़्यादा मार खाई है, डिक्टेटरशिप का उन्होंने मुकाबला किया है, उनमें मेजॉरिटी जो है दूसरी पार्टियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। लेकिन असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आप जो मेरे साथ है उसको आप कहते हैं फरिश्ता है, वो नेक है, वो ईमानदार है, जो आपके ख़िलाफ़ है उसकी आप तारीफ़ करें। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जिसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं। मैं GSP प्लस पाकिस्तान को 2013 में लेके आया, जिससे पाकिस्तान को $20 बिलियन से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। तो मैंने पिछले दिनों मुस्लिम लीग में आने से पहले कहा कि मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही इज़ डूइंग रीजनेबली गुड जॉब। तो लोग समझते हैं कि मैं जी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी मुखालिफ पार्टी में भी अच्छे इंसान मौजूद हैं
तो उनको अच्छा कह देने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन जमातों की पोजीशन, आपको लगता है कि अब जो ऑपोजिशन जमातों की पोजीशन है उसकी कमज़ोर होने की वजह से पीडीएम की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है? देखिए, किसी की पोजीशन स्ट्रांग या नहीं है वो तो इलेक्शन के बाद ही जो है पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका जो है वो लगा है और सियासी तौर पे नुकसान हुआ है। लेकिन तहरीक इंसाफ को तो लगा है, लेकिन पीडीएम को इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपको लगता है कि पीडीएम इसके ऊपर प्ले कर पा रही है? आईएमएफ के साथ उनकी डील नहीं हो पा रही है, श्रीलंका को स्पेस मिल जाती है, पाकिस्तान को नहीं मिलती, महंगाई 48% पहुँच गई है वीकली, 38% ओवरऑल महंगाई पहुँच गई है। सर, आपके पास कर्जे देने के पैसे नहीं हैं, आपको $35 बिलियन चाहिए, आपके पास सिर्फ अभी तक $15 बिलियन आए, अगर वो रोल ओवर्स मजीद भी आ जाए बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? सर, ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती? देखें जी, मैं तो एज ए पाकिस्तानी ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को भी इस पे परेशान होना चाहिए। लेकिन जिस हालत में हम जो लोग पहुँचे हैं, ये कोई 1 दिन का, 2 दिन का, 4 सालों का, 5 सालों का नहीं है। ये तो किस्सा कहानी जो है पिछले दहाइयों से चलता आ रहा है। अगर आपके वसाइल जो हैं, एक घर है, हाउस होल्ड है, मैं आसान तरीके से ये बात समझाना चाहता हूँ कि उनका बजट 1 लाख रुपया है, उनकी आमदनी 1 लाख है, और अगर वो फैमिली जो है खर्च करेगी 10 लाख, तो कब तक वो अपने रिश्तेदारों से, वालदैन से, अजीज़ों से, बैंकों से कर्जे लेके अपने घर का निज़ाम चलाएंगे? तो भाई हमारा सूरत हाल जो है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन सरवर साहब, फिर आपकी आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी पार्टी ने आसिफ अली जरदारी साहब से क्या बात की है? कि किस बुनियादों पर? जरा मुझे इस बात का जवाब दे लें। ये बहुत अहम सवाल जो है वो आपने उठाया था जी, कि वो जो है IMF से कभी आप वादा करते हैं फिर तोड़ देते हैं, फिर वादा करते हैं फिर तोड़ देते हैं। तो मैंने तो 1 दिसंबर 2021 को लंदन में पाकिस्तानियों से एड्रेस करते हुए कहा था कि ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो आप तस्लीम कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अगर आप अपनी पॉलिसियां ठीक कर लें, अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दे दें, उनकी बात सुन लें, और तो वो $30 बिलियन आपको सालाना भेजते हैं, वो $60 बिलियन भेज सकते हैं। तो भाई ये हमारे गलत फैसलों की वजह से, रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से मुल्क की माशी सूरत हाल तबाही के गहाने पहुंची है। लेकिन फिर आप बात, ये तो बहुत क्लैरिटी आपने दे दी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब से कैसे बात करेंगे? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने ही नो कॉन्फिडेंस मोशन प्लान की थी। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इनको इस तरह ना भेजें, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सियासी गलती ना करें। इन्होंने गवर्नमेंट में आके भी क्या तीर मार लिया। रोज़ ये सुनने को मिलता है कि डिफ़ॉल्ट हुआ तो नहीं है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। तो आपको लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने वो कोई जीनियस, पॉलिटिकली जीनियस फैसला किया था, या अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो रात आसिफ अली जरदारी साहब से बात हुई है, उसमें हमने, और ख़ासकर चौधरी शुजात हुसैन ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि आवाम जो है महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं, और अगला जो बजट है उसमें मैक्सिमम रिलीफ जो है वो लोगों को देना चाहिए, और महंगाई जो है उसको कम करने के लिए पूरी कोशिश जो है वो करनी चाहिए। लेकिन सूबों में इंटरिम गवर्नमेंट्स कैसे महंगाई कम होगी? और जो इंटरिम गवर्नमेंट्स किस लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? क्या वो, आपको लगता है वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है? पंजाब में जिस तरह से काम हो रहा है, KPK की किसी को फिक्र ही नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि आप लोग एनी हाउ मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि निज़ाम रुका हुआ है ना? देखिए जी, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि आपने अपने रिमार्क्स में भी कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पार्टियों के दरमियान डायलाग चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि डायलाग जो हैं होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इमरान खान पावर में थे तो वो कहते थे मैं चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा। अब PDM वाले आए हैं, ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं निज़ाम चलता। अपोजिशन पार्टियों को और हुकूमत को आपस में मिल बैठना चाहिए, और जब तक आप मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे। लेकिन चौधरी सरवर साहब, आसिफ अली जरदारी को जब पता चला कि इमरान के PTI के चेयरमैन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, उन्होंने उस सिचुएशन को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया, PDM को मज़ीद एक्टिवेट किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, और वो उनका फार्मूला
उस तरह से तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जिस तरह से एटलीस्ट उन्होंने प्लान किया था, सिवाय इसके कि PMLN को एक धचका लगे कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे नवाज शरीफ की एब्सेंस में। अब आपको क्या लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास कोई और ऐसा सियासी फार्मूला होगा? क्योंकि पहले जो उन्होंने क्रिएट किया था पॉलिटिकल आइडिया उन्होंने क्रिएट किया था वो एस्टैब्लिशमेंट ओरिएंटेड था। उन्होंने देखा था कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, तो अब भी क्या आप लोग देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, फिर अपनी सियासी लाएअमल बनाएंगे? देखें, जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसने अपना हाथ हमारे सर से खींच लिया था, जो कि पिछले 4 साल से या 10 साल से था। और उसकी बुनियादी वजह बुज़दार साहब की बैड गवर्नेंस थी, उसकी बुनियादी वजह DGISI की तैनाती के बारे में खान साहब का डिले करना था। तो उस वक़्त हमारा तो ख्याल बड़ा वाज़ेह था कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं करने चाहिए, बल्कि मैं तो मीटिंग में अक्सर कहता था कि अगर वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे तो हम 24 घंटे जो हैं वो हमारी हुकूमत सर्वाइव। लेकिन ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि क्या PMLQ के सर से अब एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं है? फ्रैंकली आई एम आस्किंग दिस, क्या अब PMLQ के सर पे एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, हमारे सर पे तो हाथ ना कोई एस्टैब्लिशमेंट का है ना किसी का है, पहले भी नहीं था। तो अपने फैसले जो हैं वो खुद करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ठीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं तो सियासी वर्कर होने के नाते मैं अक्सर मीटिंगों में ये भी बात कहता था कि अब हमारी सर्वाइवल इस तरह हो सकती है कि हम सियासी शहीद हो जाएं। तो सियासी शहीद हो गए थे और कोई PTI का टिकट नहीं लेना चाहता था। सारे इलेक्शन, ज़मनी इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो उसके बाद उन्होंने फांसी का फंदा जो कि तहरीक इंसाफ के गले में था उन्हें अपने गले में ले लिया। तो फिर हमें एस्टेब्लिशमेंट से, दूसरे अदारों से उन्हें लड़ाई करने की ज़रूरत क्या थी? आराम से बैठते। उनकी पंजाब में हुकूमत उनकी थी, KPK में उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में उनकी जी बिल्कुल, ये इससे तो सब एग्री करते हैं कि इतना नेशनल असेंबली में इस कदर सपोर्टिव सिस्टम और फिर भी लड़ाई लेकिन आपने क्या प्लान किया है? फैसले हैं जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन आपने क्या प्लान किया है? आपको लगता है प्लान बड़ा सिंपल आप इलेक्टेबल्स आपके पास आएंगे या आपसे चले जाएंगे? क्या मैं कह रही हूँ इलेक्टेबल्स आपके पास आएंगे या आपसे चले जाएंगे? देखिए, एक तो ये जो इलेक्टेबल वाली बात है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक किस्सा कहानी है। मैं आपको सियासती वर्कर के तौर पे आपको और पाकिस्तान के अवाम को समझाना चाहता हूं कि ये जो इलेक्टेबल हैं ये हवा का रुख देखते हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ठीक है एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, उनको लेके आए, लेकिन अगर उनको पता होता कि जहां ये लेके जा रहे हैं उनके पास उनके हलकों में एक वोट भी नहीं है तो वो वहां नहीं उन्होंने जाना था। तो ये हवा का रुख देखते हैं, हवा के रुख की तरफ चलते हैं। अब जिन लोगों ने जो है छोड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका ख्याल है कि किसी पार्टी में जाएंगे तो अवाम उनको हार पहनाएंगे और वो जीत जाएंगे? बड़ा मुश्किल ये उनके लिए फैसले हैं। इसलिए मेरी तो जिनसे भी बात हुई है मैंने तो उनको यही समझाया है कि भाई सोच समझ के फैसले करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इस बात के इम्कानात है कि आपकी पार्टी में आएंगे PTI से ताल्लुक रखने वाले? जी, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे नहीं होगा कि हर बंदे को पार्टी में शामिल कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। सरवर साहब, आपको लगता है आपके ऊपर एक बैगेज है ज़्यादा परफॉर्म करने का? क्योंकि पहले तो आप एक ऐसी पोजीशन पे काम करते रहे जो फेडरेशन की अलामत थी, लेकिन वहाँ पे भी आपको चैलेंजेस आए, और अब आप एक ऐसी सियासी जमात का हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान दहाइयों से, चाहे वो चौधरी शुजात साहब के वालिद हों, उनके भाई हों, उनके बेटे हों, उनके ख़ानदान की ख़वातीन हों, उन्होंने सियासी तौर पर बड़ा काम किया है, नज़र आता है। लेकिन अब वो किसके साथ किया है या किसके बगैर किया वो अलग डिबेट है। लेकिन आपकी इसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है? क्योंकि आप तो जिस पार्टी में बड़े कॉन्फिडेंस से गए थे, PMLN छोड़ के, सर आपको उन्होंने काम ही नहीं करने दिया। देखें, वो तहरीक इंसाफ में यकीनी तौर पर एक सोच, एक आइडियालॉजी के साथ गए थे, और अब भी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में
एक आइडियालॉजी के तहत आया हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये कल्ट पॉलिटिक्स है, ये लीडर हैं और इनके पीछे फॉलोअर हैं, वहाँ कोई डिस्कशन वाला किस्सा नहीं है, फैसले लीडर करता है और अब्सोल्यूट पावर पार्टी के लीडर के पास है। तो मेरी एक सोच है कि मैं एक ऐसी जमात बनाना चाहता हूँ जिसका तर्ज अमल भी जमहूरी हो, जिसमें जमहूरी हो, जिसमें कसरत राय से फैसले जो हैं किए जाएं। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं अकेला नहीं हूँ, आप हैरान होंगी कि बहुत से अच्छे लोग जो हैं मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर, बहुत यूज़फुल लोग एजुकेशन में, हेल्थ में, अपने लॉ में और एनर्जी के एक्सपर्ट जो हैं, फॉरेन अफेयर्स के हैं। चौधरी साहब, वो ये हमारे बताइएगा साथ कि राना बड़ी तनवीर तादाद इलियास में के शामिल साथ क्या होंगे। मामला हुआ था? आप लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंटली प्रिपेयर्ड है, मे बी इज गोइंग टू अनाउंस हिज जॉइनिंग, लेकिन वो आपके लिए भी शायद हैरानी की बात थी। उस वक्त हुआ क्या था? नहीं, वो हुआ ये कि हमने चौधरी शहजाद साहब से मिलना था, तो जब वो चौधरी शहजाद साहब से मिले तो चौधरी शहजाद साहब ने उन्होंने कहा कि मेरे पास 16 जो हैं जो आज़ाद कशीर असम्बली के मेंबर हैं और तकरीबन 10-15 मेरे साथ जो हैं वो पंजाब से मेरे साथ मेंबर हैं। तो चौधरी साहब ने कहा कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप सब से मुशावरत करके अगर आप इकट्ठे हमारे साथ सारी एक आएंगे तो इससे आपकी पोजीशन भी बेहतर होगी, हमारी भी बेहतर होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसी गलत लेकिन उन्हें आपको ये याद क्यों दिलवाना पड़ा कि वो ज्वाइनिंग का ऐलान नहीं करने आए? नहीं, जब हमारी मीटिंग होनी थी, मीटिंग में ही फैसला होना था, तो मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि वो और लोग उनके साथ हैं। वो कल भी अपने चौधरी शहजाद साहब के पास आए हुए थे, बड़ा लंबा उन्होंने वक्त उनके साथ गुजारा है, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनका बड़ा एहतराम करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब हुकूमत बनाने का मौका मिले तो फिर आप PMLN की तरफ जाएंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे? देखिए, ये बहुत क्वेश्चन जो है कबल अज़ वक्त है। अभी तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो सच्ची बात है कि PDM की जो परफॉर्मेंस है या PDM की जो डिलीवरी है उससे बहुत ज़्यादा मायूसी है कि वो जो है पाकिस्तान के आवाम की तवक्कात पे पूरे जो है वो नहीं उतर सके। लेकिन सियासत में हमेशा मैं कभी भी कमिट नहीं करता कि सियासत में कहते हैं ना, वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, तो जब वक्त आएगा तो उस वक्त हम लोग देखेंगे। जहांगीर तरीन का आप लोगों से भी हो रहा है रब्ता? नहीं जी, जहांगीर तरीन साहब से मेरा कोई रब्ता नहीं। और अगर एक और फॉरवर्ड ग्रुप बन गया या नई पार्टी बन गई जो कि पाकिस्तान में रातों रात बनने के बिल्कुल सलाहियत है, तो फिर आपको नहीं लगता कि आपके लिए चैलेंज होगा PMLQ को रिवाइव करना परवेज़ इलाही के बगैर? देखें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 9 मई से पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हज़ारों की तादाद में नौजवान जो हैं शामिल हो रहे हैं, वकला हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे जो हैं कामरान उस्मानी साहब जो कि एक नौजवान है जिसके तकरीबन हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में मेंबर हैं, कल उसने हमारे साथ जो है शमूलियत इख्तियार की है। तो इंशाल्लाह हमारे पास कोई लोगों की कमी नहीं है। मैं KPK में था, वहाँ पर जो है आल पार्टी मुस्लिम लीग मुशर्रफ साहब की, तो उनकी सारी तंजीम जिसके तकरीबन 8-10 हज़ार मेंबर हैं और उनके प्रेसिडेंट औरंगज़ेब मोहम्मद और उनके जनरल सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम जो है उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार किया। तो हर सूबे से, पहली बात ये पंजाब की पार्टी नहीं है, माशाल्लाह हमारे साथ हर सूबे से लोग जो हैं बड़ी कसीर तादाद में हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सरवर साहब, ये बताइएगा कि मैंने प्रोग्राम के आखिर में शुरू में भी एक वाक़या कोट किया था कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ने जब रिचर्ड आर्मिटेज से पूछा कि हमारा साथ क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, आपके अपने दोस्तों ने आपके साथ दी कि आपकी गवर्नमेंट नहीं बनने दी। तो आपको लगता है कि अब सियासी जमातें इस बात की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो PTI के चेयरमैन का US इंजीनियर्ड कंस्पिरेसी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो या वाकई ऐसा हो, इस चीज़ से बाहर निकल के आप लोग सोच रहे हैं, या अब भी ऐसे इम्कानात हैं कि जिसको जैसे बनाया गया हो वो उसी तरह ख़त्म हो जाएगा? इस चीज़ से आप लोग बाहर निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, आप ये देख लें कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये तो आपको मालूम है कि ये बहुत देर से चलती आ रही है और कभी ये दूसरी पार्टियां भी हैं। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 14 सीटें रह गई थी, लेकिन बाद में फिर वो
जो है दोबारा उनके पास इक़्तिदार जो है आ गया। तो सियासत में आना जाना जो है हुकूमतों में रहता है, लेकिन असल बात यह है कि हम एक प्रोग्राम लेके आएंगे, एक हम मैनिफेस्टो लेके आएंगे, मंशूर लेके आएंगे, और इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो पाकिस्तान को इन बहरानों से, मैं समझता हूँ हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की नमी नहीं है, तो अगर कमी है तो बैड मैनेजमेंट है, करप्शन है, ये जो डिक्टेटरशिप है, तो जो आप कह रहे हैं नया मैनिफेस्टो आप लेके आएंगे, तो उसमें आपका फिर स्लोगन क्या होगा इलेक्शंस पे? हमारा स्लोगन इलेक्शन में एक तो बहुत क्लियर हमारा मैसेज जो है करप्शन के ख़िलाफ़ है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इतने विजिलेंट हैं, उनको पता है कि कौन उनका MP MNA जो है सियासत को इबादत समझ के कर रहा है, किन्होंने सियासत को जो है तिजारत बनाया है, किसने किकबैक्स लिए हैं, किसने कमीशन खाया है। तो मेरा पहला तो मैं समझता हूँ कि एक, चूँकि हमारे अदारे जो हैं वो टोटली फेल हो गए हैं करप्ट लोगों को सजा देने में। ठीक है सर्वर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आवाम से कहेंगे कि वो फैसला करें, क्या PM आवाम फैसला करें कि जो करप्ट है उसको वोट ना दें, चाहे उसका पार्टी उसके लिए इलेक्शंस करवाएं, उसके लिए आप लोग प्लीज इलेक्शंस करवाएंगे तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आवाम क्या चाहती है। सरवर साहब आखिरी सवाल ये आपसे, क्या आपकी जमात कोशिश करी कि परवेज इलाही वापस आ जाए? देखें, मैं इस बारे में कोई कमेंट जो है वो नहीं करना चाहता। आज हम जो है जना हाउस गए थे तो वहाँ पर ये सवाल पूछा गया था और शाफे साहब ने उसका जवाब दे दिया था, वो आप सामीन सुन चुके होंगे, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।